हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसे आर्थिक विश्लेषण की मान्यताओं के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से जब भी कोई अर्थशास्त्र का आपने नियम देखा होगा तो उसमें लिखा रहता है अन्य बातें समान रहने पर या पूर्ण रोजगार पाया जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। इस प्रकार से कोई भी नियम अर्थशास्त्र का जो होता है वो कुछ मान्यताओं के अधीन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मान्यताएं क्या होती है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमको इन मान्यताओं की आवश्यकता क्यों होती है। इसके लिए देखिए, आर्थिक नियमों में कुछ कमियां होती है। सामान्य रूप से हमने पहले से भी डिस्कस किया था कि अर्थशास्त्र के नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह हर समय काल परिस्थिति में सत्य सिद्ध नहीं होते हैं। जिस प्रकार विज्ञान के नियम होते हैं वो हर परिस्थिति में, हर समय में सत्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि विज्ञान के नियम सामान्य रूप से जड़ वस्तुओं पर लगते हैं। पर जहां तक अर्थशास्त्र के नियमों की बात है, अर्थशास्त्र के नियम मनुष्य पर लगाए जाते हैं, मनुष्य पर लागू होते हैं। उन हर मनुष्य के अपने सोचने का तरीका अलग होता है, उसका कुछ आदतें होती है, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ उसकी चॉइस होती है, रुचि होती है। हर व्यक्ति की आय अलग अलग होती है, कुछ धर्म उनका अलग होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से उनके ऊपर जो हम नियम अप्लाई करते हैं वो उतने सटीक नहीं होते जितने कि विज्ञान के नियम होते हैं। यानी हमारे जो आर्थिक नियम है वो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के नियमों की भांति हर समय काल परिस्थिति में सत्य सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे जो नियम है वो सब मनुष्य पर लगते हैं। अब मनुष्य के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, आदत अलग हो सकती है, रीति रिवाज, रुचि अलग हो सकती है, आय इनकम अलग हो सकती है। तो कई बार क्या होता है, जैसे मांग का नियम है, किसी वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ मांगी जाने वाली मात्रा गिरेगी। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि कीमत बढ़ने, वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो वस्तु गुणवत्ता में अच्छी होती है। तो ऐसे लोग वस्तु की कीमत ज्यादा होने पर खरीद लेते हैं, कीमत कम होने पर कम खरीदते हैं। कुछ लोगों में सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स होता है, पर वो क्या करते हैं, जब वस्तु महंगी होती है तो उसका उपभोग करना चाहते हैं, जब वस्तु सस्ती होगी तो उसका उपभोग नहीं करेंगे। आपने शादी ब्याह में देखा होगा कि जब प्याज 100 रुपए किलो था तो बहुत सारे पैसे वाले लोग प्याज की सब्जी बनाते, पर प्याज अगर 10 रुपए किलो है तो वो प्याज की सब्जी नहीं बनाएंगे। ये एक सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्थशास्त्र के नियम उतने सटीक रूप से लागू नहीं होते हैं जिस प्रकार से विज्ञान, भौतिक शास्त्र के नियम है, रसायन शास्त्र के नियम है। तो इस प्रकार से जो अर्थशास्त्र के नियम है वो सामाजिक विज्ञान के नियम होने के नाते इन नियमों को सिद्ध करने की भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र की तरह कोई प्रयोगशाला नहीं होती, क्योंकि आर्थिक नियम जो हैं, अर्थशास्त्र के नियम है, वो समाज विज्ञान के जो नियम है उनकी प्रयोगशाला पूरा समाज होती है। तो वहां ये नियम उतने सटीक रूप से लागू नहीं होते हैं और उतने खरे नहीं उतरते हैं या उतने शुद्ध रूप से लागू नहीं होते हैं। फिर भी हम कहेंगे कि अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास अभी वर्णनात्मक चरण में। इतिहास की तुलना में हम बात करें, राजनीतिक शास्त्र की बात करें, लोक प्रशासन की बात करें, तो वो उससे कुछ आगे, वो विश्लेषणात्मक चरण में। पहले इतिहास की बात कर रहे हैं तो वर्णनात्मक चरण में, पर राजनीतिक शास्त्र जो है या लोक प्रशासन है या समाज शास्त्र है, उसको हम कह सकते हैं कि विश्लेषणात्मक चरण में। और उससे भी आगे अर्थशास्त्र के लिए हम कहें तो अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी भी कुछ हद तक करना संभव है। तो इस कारण से अर्थशास्त्र जो है इन सभी विज्ञानों से, इन सभी सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों की तुलना में अर्थशास्त्र जो है वो अभी आगे है, क्योंकि ये भविष्यवाणी के चरण में है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों का जो विकास हो चुका है वो अन्य सामाजिक विज्ञान की तुलना में फिर भी ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है और निरंतर अर्थशास्त्र प्रगतिशील हो रहा है। अब हम ये समझते हैं कि ये मान्यताओं की क्या जरूरत है। चूंकि आर्थिक नियम मनुष्य पर लागू होते हैं और हर मनुष्य का सोचने विचारने का तरीका अलग होता है, उसकी आदत अलग होती है, उसकी रुचि अलग होती है,
वो जिस वातावरण में रहता है वो अलग होता है। कई धार्मिक आधार पर उनमें विभिन्नता होती है। इसके अलावा इनकम के रूप में भी हर व्यक्ति की आय अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के घर की जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं वो भी अलग अलग होती है। कुछ आध्यात्मिक होते हैं, कुछ भौतिकतावाद की तरफ होते हैं। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो आर्थिक नियम है वो उतने सटीक रूप से लागू नहीं होते हैं जैसे भौतिक व राजनीतिक शास्त्र वाले नियम होते हैं, क्योंकि हमारे जो नियम है वो मनुष्य पर लागू होते हैं और हर मनुष्य एक डिफरेंट वे में सोचता है, करता है। तो हम जो भी आर्थिक नियम देते हैं उनको सत्य सिद्ध करने के लिए, उनका सामान्यीकरण करने के लिए सामान्य रूप से कुछ मान्यताएं मानते हैं, उसके बाद वो नियम दिए जाते हैं। तो हम इस वीडियो में यह भी जानते हैं कि मान्यताएं क्या होती है। मूलभूत रूप से जो हम कहते हैं कि कुछ दशाएं, कुछ ऐसी परिस्थितियां, जैसे आप भौतिक विज्ञान का नियम भी देखेंगे तो उसमें होता है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसी आर्द्रता होनी चाहिए, कुछ परिस्थितियां वहां पर भी बताती। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी जब कोई नियम प्रतिपादित किया जाता है तो उसकी कोई स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, कुछ परिस्थितियां होती है, उसके बाद वह नियम दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियां को हम मान्यताओं की संज्ञा देते हैं और उन मान्यताओं के आधार पर ही यह माना जाता है कि यह नियम सत्य सिद्ध होगा, बाकी ये नियम सत्य सिद्ध नहीं होगा। तो देखिए कुछ मान्यताएं, कौन कौन सी मान्यताएं होती है। सबसे पहले हम देखते हैं उपभोक्ता की विवेकशीलता। पहली मान्यता अर्थशास्त्र में ही होती है कि उपभोक्ता विवेकशील, एक विवेकशील उपभोक्ता उसे कहा जाता है। तो देखिए इस मान्यताओं में सबसे पहली मान्यता हम ये लेते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, यानी उपभोक्ता अपनी कम से कम आय खर्च के अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यानी एक उपभोक्ता विवेकशील होता है, वह सस्ती महंगी वस्तु की तुलना में सस्ती वस्तु को प्राथमिकता देगा और समान गुण वाली वस्तु अगर मिल रही है तो जो व्यक्ति उसको सस्ता देगा उससे ही लेगा। और उपभोक्ता की जो सीमित आय है उस आय को वह इस प्रकार से खर्च करना चाहता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। और उपभोक्ता की विवेकशीलता के लिए क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे प्राइस ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे प्राइस ऑफ वाई बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड अपॉन प्राइस ऑफ जेड। यानी उपभोक्ता के द्वारा जिन भी वस्तुओं का उपभोग करता है उनकी सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमत का अनुपात बराबर होता है। और दूसरा, उपभोक्ता के द्वारा जो व्यय किया जाता है वो प्राइस ऑफ एक्स गुणा एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई गुणा वाई, इस प्रकार से प्राइस ऑफ एन गुणा एन। यानी एक उपभोक्ता की विवेकशीलता से तात्पर्य उपभोक्ता हर स्थिति में अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। वो अभिमानवश या प्रतिष्ठावश खर्चा नहीं करता है, वो दिखावे के लिए खर्चा नहीं करता है, वरन उपभोक्ता के द्वारा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए पैसा व्यय किया जाता है, ये माना जाता है। दूसरी मान्यता में ये मानते हैं कि उत्पादक की विवेकशीलता एक ये माना जाता है इकोनॉमिक्स में कि एक उत्पादक भी विवेकशील होता है, यानी वो जितने साधन उसके पास उपलब्ध है उससे अधिकतम उत्पादन करना चाहता है और साथ ही अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। यानी एक उत्पादक उत्पादन के जो भी साधन काम में लेगा वह उन साधनों को प्रयोग करते हुए अपने उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास करेगा, यह भी माना जाता है। और अपना उत्पादन अधिकतम करने के लिए वह क्या करना चाहता है, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ, उत्पादक की विवेकशीलता की बात करते हैं तो वो क्या करना चाहेगा, अपने प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता व कीमत के अनुपात को बराबर करना चाहेगा। यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटे प्राइस ऑफ लेबर बराबर करना चाहेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बटे प्राइस ऑफ कैपिटल। इस प्रकार से वो क्या करना चाहेगा, हर साधन की सीमांत उत्पादकता व उसकी कीमत के अनुपात को बराबर करना चाहेगा और उसकी टोटल कॉस्ट होगी वो प्राइस ऑफ लेबर गुणा क्वांटिटी ऑफ लेबर प्लस प्राइस ऑफ कैपिटल गुणा क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। अगर दो ही साधन है तो इस प्रकार से वो अपनी कुल लागत को करेगा। यानी दूसरी मान्यता ये मानी जाती है कि एक उत्पादक अपने पास जो भी साधन उपलब्ध है
उनका पूर्ण क्षमता से प्रयोग करता है। उसके पास जो मशीन है उसको वह फुल कैपेसिटी से यूज करता है और उसके पास जितना भी श्रम अवेलेबल है उनको वह पूर्ण क्षमता से प्रयोग लेता है। यानी वो श्रमिक को ऐसे स्थान पर लगाता है जिसमें उसकी विशिष्टता ज्यादा हो। एक श्रमिक है वो मान लीजिए वो लोहे बांधने में एक्सपर्ट है तो उसको लोहे का काम दिया जाएगा। एक व्यक्ति चिनाई करने में एक्सपर्ट है तो उसको चिनाई का काम दिया जाएगा। एक व्यक्ति ईंट जमाने में एक्सपर्ट है, ईंट की चुनाई करने में एक्सपर्ट है तो उसको वो काम दिया जाएगा। एक व्यक्ति प्लास्टर करने में एक्सपर्ट है तो उसको वह काम दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य एक उत्पादक अपने साधनों को इस प्रकार से यूज करता है कि वह उनकी अधिकतम क्षमता से उनको कार्य में ले सके। इसके अलावा देखिए थर्ड मान्यता जो होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सिटेरस पेरिबस। थर्ड जो मान्यता है वो सिटेरस पेरिबस। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसको बोलते हैं अन्य बातें समान रहने की मान्यता है। ये अधिकतर आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे इसमें आपने देखा होगा कि अन्य बातें समान रहे। ये एक मान्यता रहती है। अन्य बातें समान रहने में जब भी कोई नियम देते हैं तो हम ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार का जो कर है और अनुदान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से ये माना जाता है कि जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उपभोक्ता की उपभोग करते समय मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से अन्य वस्तु जैसे स्थानापन्न वस्तु है, पूरक वस्तु है, इनकी कीमतों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फैशन, उपभोक्ता की आदत, फैशन, रीति रिवाज इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से बहुत सारी मान्यताएं मानते हैं। इसके अलावा उपभोग अवधि निरंतर होती है, यानी हम ये जो कह रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी अन्य बातें समान रहने की मान्यता में ये होता है कि उपभोक्ता के जब नियम प्रतिपादित किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजों को स्थिर मान लिया जाता है जो कि उसको प्रभावित करती है। जैसे मांग का नियम देते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है और किसी वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ मांगी जाने वाली मात्रा घटती है। और कहने का मतलब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी। तो अन्य बातें समान रहने में सामान्य रूप से अलग अलग नियम में अलग अलग अन्य बातें समान रहने की बात आती है। तो जैसे मांग का नियम की बात करते हैं तो हम ये मांग के नियम में अन्य बातें समान रहने में ये मानते हैं कि सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक इसके अलावा उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अन्य वस्तु जैसे स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूरक वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से मानते हैं। उपभोग इसके अलावा जो वस्तु है उसके भविष्य में कीमत में परिवर्तन की कोई आशा नहीं होती है। उपभोक्ता की रुचियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपभोक्ता की आदत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मौसम व जलवायु में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कई बार क्या होता है, मांग मौसम व जलवायु से भी प्रभावित होती है। कई बार क्या होता है, सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, गर्मी के मौसम में पंखे की मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार से उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होने पर भी मांग परिवर्तित हो जाती है। किसी चीज में उपभोक्ता की रुचि होती है तो उसकी मांग ज्यादा हो जाती है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता की रुचि में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से जब ये माना जाता है कि सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कई बार सरकार की नीति परिवर्तित होने की वजह से वस्तु की मांग को परिवर्तित होते देखा जाता है। मान लीजिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि लोग सिगरेट कम पिए, तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। टैक्स बढ़ाने से वस्तु महंगी हो जाती है, महंगी होने से वह कम बिकने लगती है, तो सरकारी नीति का भी उस वस्तु पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से स्थानापन्न वस्तु, जैसे एक के स्थान पर दूसरी वस्तु काम में ली जा सकती है। जैसे समोसे के स्थान पर कचौरी खाई जा सकती है, पेन के स्थान पर पेंसिल से लिखा जा सकता है, शूज की जगह चप्पल पहनी जा सकती है। तो उसमें मांग के नियम में यह भी फर्क पड़ता है। आप मान लीजिए किसी मैंगो है, मैंगो मार्केट में सस्ता हो जाता है तो अपेक्षा ये की जाती है कि मैंगो उपभोक्ता ज्यादा खरीदेगा। पर जितना महंगा सस्ता होता है उसकी तुलना में जो अदर फ्रूट्स है वो और ज्यादा सस्ते हो जाते हैं, तो सस्ते होने वाले मैंगो में भी उपभोक्ता उसको नहीं खरीदेगा, कम खरीदेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अन्य वस्तु की कीमतों में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी पूरक व स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अन्य
बातें समान रहने में ये भी माना जाता है कि देश में राजनीतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कई बार राजनीतिक परिस्थितियां चेंज होती है तो उससे भी मांग में परिवर्तन देखा जाता है। इसके अलावा कई बार उपभोक्ता की मानसिक स्थिति परिवर्तित हो जाती है। सुखमय अवस्था और दुखमय अवस्था की स्थिति में परिवर्तन की वजह से भी मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन हो जाता है कि कई बार किसी वस्तु की नए कच्चे माल के स्रोत खोज लिए जाने से भी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु के भविष्य में मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से भी मांग में परिवर्तन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य बातें समान रहने में उस नियम से संबंधित अदर थिंग्स, इस प्रकार से अन्य बातें समान रहने की मान्यता को लिया जाता है। इसके अलावा मान्यताओं में यह भी देखना होता है कि हम आर्थिक मानव की कल्पना करते हैं, यानी आर्थिक मानव से तात्पर्य वह मनुष्य है जो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, वो अपने इनकम को अधिकतम करना चाहता है और अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। अर्थात आर्थिक मानव वह मानव है जो अपने लाभ के लिए काम करता है। इकोनॉमिक्स में यह माना जाता है कि हर उत्पादक अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है, जिससे देश का कुल उत्पादन बढ़ता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति अपनी आय को ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है, उससे देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। तो हम ये मानते हैं इसमें कि मनुष्य आर्थिक मानव है और वो विवेकशील है, यानी मनुष्य हर खर्चा विवेकशीलता की दृष्टि से करता है। वो आदत की वजह से, रीति रिवाज की वजह से, फैशन की वजह से, दिखाऊपन की वजह से, जताऊपन की वजह से प्रतिष्ठात्मक रूप से खर्चा नहीं करता है। उसके द्वारा जो क्रियाएं की जाती है वो विवेकशीलता की वजह से की जाती है, यानी मनुष्य विवेकशील होता है। वह हर स्थिति में अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है और सामान्य रूप से वह वही कार्य करता है जिसमें उसको लाभ की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता में माना जाता है। इसके अलावा यह माना जाता है कि उपभोग अवधि में या राजनीतिक और सामाजिक व आर्थिक संस्थाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मान्यता में यह भी मान लिया जाता है कि राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र ही रहेगा, समाजवाद है तो समाजवादी रहेगा, पूंजीवाद है तो पूंजीवादी रहेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो वही रहेगी, यानी राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है और आर्थिक संस्थाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये मान लिया जाता है। इसके अलावा जीव विज्ञान और भूगोल से संबंध इकोनॉमिक्स का होता है, यह भी माना जाता है। तो सामान्य रूप से ये कुछ मान्यताएं हैं जिनको मानकर आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। व्यवहार में अगर हम देखें तो आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए कोई भी नियम हमको देना है, कोई भी आर्थिक समस्या का विश्लेषण करना है, तो हमको मान्यता की तो जरूरत होती ही है, साथ ही कुछ अन्य घटकों की भी हमको जरूरत होती है। जैसे चर की जरूरत होती है। चर वह राशि होती है जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। इसके अलावा कई स्थिरांक हम काम में लेते हैं, कुछ पैरामीटर्स यानी प्राचल काम में लेते हैं। हाइपोथेसिस भी हमारे द्वारा, परिकल्पना भी काम में ली जाती है। इसके अलावा अभिस्वीकृतियां भी आर्थिक नियमों में काम में ली जाती है, या नियम भी कुछ काम में लिए जाते हैं। और भविष्यवाणी इत्यादि की समझ भी हमको होना जरूरी है, तभी हम आर्थिक नियमों को समझ पाते हैं। यानी हमको अगर आर्थिक नियमों की जानकारी करनी है तो हमको चर का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा चर के स्थिर राशि कौन सी है, चल राशि कौन सी है, स्थिरांक कौन से हैं, प्राचल क्या है, परिकल्पना किसे कहते हैं, अभिस्वीकृतियां क्या होती है, नियम क्या होते हैं, भविष्यवाणी क्या होती है, इन सब लोग चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। सामान्य रूप से व्यक्ति की आवश्यकताएं तो अनंत होती है, पर उसके साधन सीमित होते हैं। अतः उसको सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि मैं कौन सी आवश्यकता मेरे लिए ज्यादा अर्जेंट है। आपकी आवश्यकताएं अनंत है, पैसा सीमित है, पैसा आपके पास सीमित है साधन के रूप में, और आवश्यकताएं अनंत होती है। व्यक्ति की आवश्यकता होती है, मुझे मकान भी खरीदना है, कार भी खरीदनी है, प्लॉट भी खरीदने हैं, बच्चों को उच्च शिक्षा भी देनी है। तो ऐसी स्थिति में उसकी आवश्यकताएं तो अनंत होती है, पर उसके साधन उसके पास सीमित मात्रा में होते हैं। तो व्यक्ति के समक्ष चुनाव की समस्या हो जाती है कि कौन सी आवश्यकता मेरी पहले है उसको मैं पूरा करूं,
बच्चा 12th में आ गया, उसके बाद उसको कोई कोर्स कराना है तो वो कार एक बार नहीं खरीदेगा, मकान एक बार नहीं खरीदेगा, पहले वह उसको पढ़ाई पर खर्चा करेगा। ये एक चयन की स्थिति होती है। तो असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधनों के बीच जो चयन की समस्या होती है, उसके समाधान को ही अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। यानी भिन्न भिन्न आवश्यकताएं व्यक्ति की है, असीमित आवश्यकताएं और साधन सीमित है, और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। उसके पास जो पैसा है उससे बच्चे की पढ़ाई भी करवा सकता है, उसके पास पैसा है उससे वो मकान भी खरीद सकता है, उससे वह कार भी खरीद सकता है। यानी साधन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, और इनमें उसको तालमेल बिठाना पड़ता है कि किस आवश्यकता को मैं पहले पूरा करूं, किस आवश्यकता को भविष्य के लिए टाल दूं, और कुछ आवश्यकता ऐसी होती है जो हमेशा के लिए उसको वह छोड़ देता है। इस प्रकार से जो मनुष्य होता है वो क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक मनुष्य जो है वो विवेकशील मनुष्य है, और वह साधनों के बीच इस प्रकार से सामंजस्य कर लेता है कि उसकी संतुष्टि अधिकतम रहे। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से ये समझा कि आर्थिक नियमों में क्या क्या समस्याएं होती है, आर्थिक नियमों की क्या क्या कमियां हैं, और आवश्यकताएं मान्यताएं किसे कहा जाता है, उपभोक्ता की विवेकशीलता की मान्यता क्या है जो कि आर्थिक मानव के रूप में, उत्पादक की विवेकशीलता की मान्यता क्या है, और अन्य बातें समान रहने की मान्यता किसे कहा जाता है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप इस चीज को